भूगोल पुस्तक के प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, कैसे बनती हैं, ये सभी चीज़ें हमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग स्रोतों से मिलती है, जिसमें मुख्यतः स्रोत हमारी प्रकृति है। कोई भी वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या उनके लिए उनकी उपयोगिता होती है और वह एक निश्चित प्रौद्योगिकी द्वारा बनाई जाती है और वह सांस्कृतिक रूप से मान्य होती है, उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि संसाधन कैसे होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमारी पुस्तक में दिया गया है, संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और मानवीय संसाधन वो सभी संसाधन होते हैं जो हमें मानवों द्वारा विभिन्न प्रकार के उद्योगों और फैक्ट्रियों में उपलब्ध तकनीक या प्रौद्योगिकी के मदद से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इनके कई उपविषय भी होते हैं, जैसे प्राकृतिक में नवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य, फिर मानवीय में संरचनाएं एवं संस्थाएं तथा मात्रा एवं गुणवत्ता। इसी तरह आगे चलकर ये विभिन्न भागों में बढ़ जाते हैं, परंतु इन सभी संसाधनों के प्रकार के बावजूद भी इनको विभिन्न प्रकार के अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। यानी सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य, गैर स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर पर आधारित संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। इस प्रकार इनका वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। इसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। अब सबसे पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर जानेंगे, जैसे जैव और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो सभी संसाधन होते हैं जो हमारे जीवमंडल में प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन अर्थात ये जीवित होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन आदि। यानी कि कोई भी संसाधन जिनमें जीवन होता है वो सभी जैव संसाधन होते हैं। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, धातु, मिट्टी आदि। समाप्यता के आधार पर यानी कि खत्म होते हैं या नहीं होते हैं या उनका पुनः भरण होता है, उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य वो संसाधन होते हैं जिनको हम नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया कर सकते हैं या किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य जीव, सौर ऊर्जा इत्यादि। इसी प्रकार अनवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जिनको हम दोबारा एकदम से उत्पन्न नहीं कर सकते, उनकी उत्पत्ति के लिए लाखों हजारों वर्ष लगते हैं, जैसे कोयला, धातु एवं जीवाश्म ईंधन इत्यादि। फिर स्वामित्व के आधार पर
स्वामित्व के आधार पर हम इनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं, या कहें तो 4 प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वो होते हैं जो सभी प्रकार से निजी स्वामित्व में आते हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति या संस्था का उन पर अधिकार होता है और वही लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे अलग अलग लोगों की भूमि, उनके घर इत्यादि। कुछ संसाधन सामुदायिक यानी कि पूरा समुदाय उसका प्रयोग करता है, जैसे गांव में चारण भूमि यानी जिन पर पशु चराए जाते हैं, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि। और राष्ट्रीय संसाधन में जो है वो सभी संसाधन राष्ट्रीय होते हैं जिस पर देश की सरकार का कानूनी अधिकार होता है, अर्थात सड़कें, नहरें, रेल इत्यादि, ये सभी जो है राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और ये सब राजनीतिक सीमाओं के अंदर और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जो कि तट रेखा से 200 मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन में किसी देश का अधिकार नहीं होता। इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय यानी किसी भी एक देश का इन संसाधनों पर अपना कोई अधिकार नहीं होता। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे विकास के स्तर पर संसाधन, संभाव्य संसाधन, उसके बाद विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधन यानी कि संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिम भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु इन्हें अभी सही ढंग से विकसित नहीं किया गया है। उसके बाद आता है विकसित संसाधन, अर्थात ये वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा निर्धारित हो चुकी है और उनकी गुणवत्ता का हमें पता होता है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, अर्थात अभी हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु अभी हमारे पास वह तकनीक नहीं है जो इसको बना सके। संचित कोष में वो सभी संसाधन या वो सभी संसाधनों को भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी उनको उपयोग में लाया नहीं गया है। इसी प्रकार हम आगे बात करेंगे संसाधनों का विकास। संसाधनों के विकास से हमारा तात्पर्य है कि संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, कुछ नवीकरणीय, कुछ अनवीकरणीय, परंतु वर्तमान परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत संसाधनों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, जिससे निकट भविष्य में उनकी समाप्त होने की संभावना ज़्यादा है। इस प्रकार जो मनुष्य है वो बार बार उनका बहुत ही तेज़ गति से शोषण कर रहा है और ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि पूरे विश्व में ही संसाधनों का अभाव आ सकता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सतत पोषणीय विकास पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात सतत पोषणीय विकास को अपनाना चाहिए। सतत पोषणीय विकास से हमारा अभिप्राय है कि सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। इस प्रकार कि हम अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए
अपने संसाधनों को बचा के भी रखे ताकि भविष्य में भी उनका प्रयोग किया जा सके। इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सन 1992 में रियो डी जनेरियो यानी कि ब्राज़ील में एक सम्मेलन किया गया और उसमें 100 से अधिक देशों के लोग या कहें कि राष्ट्र अध्यक्ष वहाँ पर सम्मिलित हुए और विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सतत पोषणीय विकास के लिए वार्तालाप या चर्चा हुई और विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार एक एजेंडा रखा गया जिसको एजेंडा 21 या 21 कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं, भूमंडलीय तापन और सतत पोषणीय विकास को किस तरह हासिल किया जाए, इस प्रकार के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। तो आज के लिए इतना ही, अगले कुछ टॉपिक हम बाद में करेंगे।